हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 58 है। तो अभी तक इस पे मैं 57 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूं और जिसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो चैप्टर्स हैं ये 11th 12th क्लास के भी हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो नया एक बुक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा का ये पार्ट 1 होगा। तो लीनियर अलजेब्रा में आगे अभी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 1 होगा। बहुत सारे स्टेट के टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में साथ ही साथ केवीएस और एनवीएस में भी लीनियर अलजेब्रा आपसे पूछा जाता है। तो इन लेक्चर्स को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन को मैं बताऊंगा आपको जो है उसको आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद जो है फिर मेरे अप्रोच से अपने अप्रोच को आप कंपेयर करिए और जो बेस्ट मेथड हो उसको आप अडॉप्ट करिए। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाना है और एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये बिहार टायर 1.0 2023 में पूछा गया है, पीजीटी एंट्रेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। तो ट्रेस का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको। जैसे मान लिया कि ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी और कोई आपसे कहे कि इसका ट्रेस बताइए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना इनका क्या होता है, सम होता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक बात है। एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैट्रिक्स हमारी कैसी हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें डायगोनल, ये डायगोनल हो गया ना, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो इसका ट्रेस होता है वो क्या हो जाता है। ट्रेस की अगर हम लोग बात कर ले या आइगन वैल्यूज की बात कर ले, हालांकि ट्रेस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या जनरल कोई भी मैट्रिक्स हो, ट्रेस तो डायगोनल एलिमेंट का सम ही होता है। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज की हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेस के पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं कि इसके आइगन वैल्यूज क्या है, क्योंकि आइगन वैल्यूज से इसका इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगे 2 2 3। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूं कि अगर मैट्रिक्स हमारी कैसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना यही इसकी क्या हो जाती है, आइगन वैल्यूज हो जाती है। तो चूंकि ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी, 2 2 3 हो जाएगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है तो उसकी कोई पावर कर दें, ए की पावर एन कर दें, इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो लैम्डा 1 की पावर एन, लैम्डा 2 की पावर एन और लैम्डा 3 की पावर एन हो जाएंगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए इसमें पूछा था इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। ठीक है ना, तो हम लोग ये कहेंगे कि पहले इस मैट्रिक्स, जैसे ये जो भीतर वाली मैट्रिक्स है जो 2 1 0 0 2 0 0 0 3, मान लीजिए मैं इसको ए बोल देता हूँ। इसका मतलब मैट्रिक्स ए की पावर 20 का मुझे ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो ए की आइगन वैल्यूज हमारी क्या है, ए की आइगन वैल्यूज हमारी हैं 2 2 3 2 2 3। इसका मतलब ए की पावर 20 जो भी मैट्रिक्स आएगी उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20। ठीक है, और आइगन वैल्यूज का जो सम होता है उसको हम लोग ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो ट्रेस ऑफ ए की पावर 20 क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। मतलब 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 और प्लस 3 की पावर 20। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी तो उसका ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अगली बात हमने ये सीखा, किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है तो ए की पावर एन की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 की पावर एन, लैम्डा 2 की पावर एन, लैम्डा 3 की पावर एन हो जाएंगी। और अगली बात हम लोगों ने ये सीखा कि अगर जैसे मान लिया कि आइगन वैल्यूज हमने निकाल लिया किसी मैट्रिक्स का तो उसका ट्रेस निकालना, तो ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी बिहार टायर 1.0 2023 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब समझने की कोशिश करिए।
कहा जा रहा है कंसीडर द वेक्टर स्पेस Pn ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, Pn का मतलब उस एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n या n से कम है, लेस है ना, पॉलिनोमियल इन डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, डिफाइंड बाय t डिफाइंड फ्रॉम P2 टू P3। t कहां से कहां तक डिफाइंड है? P2 से P3, P2 से P3 में डिफाइंड है। ठीक है, और कैसे डिफाइंड है? t ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x एफ टी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ t ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइंड है? 0 टू x और एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी डी टी और प्लस एफ डैश एक्स, इस तरीके से ये डिफाइंड है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिस 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर x क्यूब। तो 1x x स्क्वायर किसके लिए दिया गया? P2 की बेसिस दी गई है, और 1x x स्क्वायर x क्यूब P3 की बेसिस दी गई है। ठीक है ना, अब देखिए कुछ अगर हम थोड़ा सा अगर कुछ बातें बता दें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान सा समझ में आएगा। P2 का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 हो। ठीक है ना, तो P2 का मान लिया कोई जनरल एलिमेंट आपको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे आप? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब उसकी डिग्री 2 या 2 से कम होगी, उसकी डिग्री 2 या 2 से क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन आप ध्यान रखिएगा, डायमेंशन ऑफ Pn है ना, अगर अगर Pn है मतलब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है? n+1 होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? n+1 होता है। तो अगर मैं बात ये कर दूं कि डायमेंशन ऑफ P2 का मतलब ये हो गया, जब इसका जनरल एलिमेंट लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें कितने अननोन आपको लिखने की जरूरत पड़ी? ए बी सी, 3 अननोन की जरूरत पड़ी, इसका डायमेंशन 3 हो जाएगा। मतलब डायमेंशन ऑफ P2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डायमेंशन ऑफ P3 की बात करें तो डायमेंशन ऑफ P3 कितना हो जाएगा? n+1 मतलब 4 हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लिया कि वो r की पावर m से r की पावर n में है, तो जो मैट्रिक्स बनती है ना, जो मैट्रिक्स बनती है, जो उसका ऑर्डर होता है, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होता है? n/m होता है। मतलब यहाँ का ऑर्डर ये इसकी डायमेंशन और मल्टीप्लाइड बाई इसकी डायमेंशन। तो यहाँ पे P3 की डायमेंशन आपने कितना बताया? 4 बताया, और P2 की डायमेंशन आपने कितना बताया? 3 बताया। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बन के आएगी आंसर में, उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4/3 आ जाएगा। तो क्या ए ऑप्शन 4/3 का है? 4 मतलब 4 रोज हैं इसमें, इसमें तो 3 ही रोज हैं। ए ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन में भी 3 रोज हैं, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 4 रोज हैं और 3 कॉलम, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बट अभी हम कंफर्म तो नहीं कर सकते कि नहीं यही होगा, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, है ना, नन ऑफ दीज हो सकता है इसमें से। तो अभी हम लोग अगर मान लीजिए इसको मुझे सॉल्व ही करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि ए ऑप्शन सी ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीख जाएंगे कि अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो गया हो तो उसकी मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते कैसे बनाते हैं। तो इसका जो बेसिस जो P2 है, P2 की बेसिस क्या दी गई है? 1x x स्क्वायर। इसका मतलब t पहले किस पे ऑपरेट होगा? f(x) मतलब पहला पॉलिनोमियल कौन है? 1 है, तो 1 पे ऑपरेट होगा। तो अगर डेफिनेशन लगाएं, डेफिनेशन क्या है? 0 टू x ft यहाँ पे कितना है? f(x) 1 है, तो ft भी कितना होगा? 1 होगा, तो 1 dt हो जाएगा, और प्लस f डैश x मतलब 1 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये कितना आ गया? 1 dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? t, और लिमिट कितना हमारा है? 0 टू x, ये कुल मिला के आ जाएगा x। अब देखिए ये जो x आया है ना, अब हमें करना क्या है? इसको जो यहाँ वाली जो बेसिस है, मतलब P3 की बेसिस कितनी है? 1x x स्क्वायर x क्यूब, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो देखिए x है ना, हमें पहले लिखना है 1, तो 1 तो इसमें आया नहीं है, तो क्या लिख देते हैं? 0 इंटू 1 प्लस फिर कितना x, तो क्या लिख देंगे? 1 इंटू एक्स, क्योंकि x तो इसमें आया है। फिर क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे? 0 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स क्यूब को क्या लिख देंगे? 0 इंटू एक्स क्यूब। तो जो यहाँ पे P3 की बेसिस है 1x x स्क्वायर x क्यूब, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में x को लिखना था तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है जो मैट्रिक्स बनेगी ये उसका पहला कॉलम आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा आंसर लिखना शुरू कर दूं तो यहाँ पे जो ये आए ना, ये कोफिशिएंट आए 1x x स्क्वायर x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ गए? 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 0 0, ये पहला कॉलम आएगा। देखिए आ रहा है इसमें 0 1 0 0, पहला कॉलम आ रहा है, मैचिंग कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक और मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो टी को आपने ऑपरेट करवाया, किस पे ऑपरेट करवाएंगे? एक्स पे ऑपरेट करवाएंगे। तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा? 0 टू एक्स, और एफ टी यहाँ पे एफ एक्स कितना एक्स है,
एफ ऑफ एक्स कितना एक्स है, तो एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 0 टू एक्स कितना आ जाएगा, टी डी टी, प्लस एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 लिखेंगे, फिर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर 0 इंटू एक्स क्यूब लिखेंगे। ठीक है ना, 1 एक्स एक्स छूट गया, एक मिनट, एक्स छूट गया, यहाँ पे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो 1 इंटू 1 हो गया, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और 0 इंटू एक्स क्यूब। तो मैट्रिक्स का जो अगला कॉलम वो कितना आ जाएगा, 1 0 1/2 0, 1 0 1/2 0 आ रहा है। देखिए 1 0 1/2 0, ये सारा इसी तरीके से आप इसको एक्स क्यूब पे सॉरी एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करवा देंगे, और 1 एक्स एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे, तो तीसरा कॉलम भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या निकाला जाता है, मैट्रिक्स निकाली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन ई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी सी। किस तरीके से डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इस तरीके से डिफाइंड है। पूछा जा रहा है कि क्या ये टी वन वन है, क्या ये टी आन टू, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन है कि नहीं, या आन टू है कि नहीं, इसके बारे में हम कैसे समझेंगे। तो मैं वन वन और आन टू बताऊं उसके पहले एक बात आपको बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि टी हमारा अगर u से v में डिफाइंड है, और अगर डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ v अगर दोनों बराबर आ गया, तो अगर अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वन वन है, ठीक है, तो वो आन टू हो जाएगा, और अगर वो आन टू है तो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। मतलब कोई एक चेक कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब एक अगर हो गया, वन वन हो गया तो आन टू हो जाएगा, आन टू हो गया तो वन वन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ सेम सेम है, देखिए इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है। तो अगर ये वन वन हुआ तो आन टू भी हो जाएगा, अगर आन टू है तो ये वन वन भी हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि वन वन कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना, बात ये आती है कि हम इसको वन वन कैसे चेक करेंगे। तो वन वन चेक करने के लिए देखिए इसका हम लोग कर्नल निकालेंगे। ठीक है ना, कर्नल ऑफ टी निकालते हैं। तो कर्नल ऑफ टी में अगर सिर्फ क्या आ गया, अगर कर्नल ऑफ टी में सिर्फ जीरो आ गया, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितना आ जाएगा, वन वन आ जाएगा। और अगर जीरो के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई तो ये वन वन नहीं होगा। अब ये कर्नल क्या होता है, जैसे यहां से मान लीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से बी में डिफाइंड है। ठीक है ना, तो यू के वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ का जीरो यहाँ के जीरो से जुड़ा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, और कौन सा एलिमेंट, जैसे मान लिया यहाँ का वन भी अगर जीरो से जुड़ गया, मतलब यहाँ के कौन कौन से एलिमेंट, यू के कौन कौन से एलिमेंट इसके जीरो से जुड़े हुए वही कर्नल में आ जाएंगे। जैसे इस फिगर में अगर मैं कर्नल लिखना चाहूँ, तो कर्नल में कौन कौन एलिमेंट आ जाएंगे, 0 1 2 आ जाएंगे। तो यू के वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो भी के जीरो से जुड़े हुए हैं वही कर्नल में आते हैं। तो अगर सिर्फ यू का जीरो ही भी के जीरो से जुड़ेगा तब तो ये वन वन हो जाएगा, इसके अलावा कोई चीज जुड़ेगी तो वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कर्नल ऑफ टी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो कर्नल ऑफ टी में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि कर्नल ऑफ टी में कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट कहाँ से आएंगे, आर क्यूब, पहले वाले आर क्यूब से आएंगे, है ना। और आर क्यूब में एलिमेंट कैसे हैं, ए बी सी टाइप के हैं, ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ पे, आर क्यूब, और सच दैट कि टी इस पे ऑपरेट करवाए ए बी सी पे, तो वो किससे जुड़ जाए, जीरो से जुड़ जाए, उसका आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, है ना। मतलब यू आर क्यूब के वो एलिमेंट जिसपे टी को ऑपरेट करवा दें तो आंसर कितना आ जाए, जीरो जाए, मतलब जीरो से जुड़ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं टी ऑफ एबीसी कितना है, टी ऑफ एबीसी है इज इक्वल टू जीरो करना है। इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, और बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, और सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसमें जो एलिमेंट आप एबीसी बताया तो किस टाइप के आ जाएंगे, ए टाइप के आ जाएंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा लीनियर स्पैन है ना, लीनियर स्पैन है, मतलब ये हो गया कर्नल हमारा किससे जनरेट हो जाएगा, कर्नल हमारा किससे जनरेट हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स वन 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 लिख सकते हैं। इसका मतलब वन 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 के लीनियर स्पैन से ये जनरेट हो जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ वन 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 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एक एलिमेंट आ गया, इसका इसमें एक एलिमेंट आ गया किसमें, कर्नल ऑफ टी में। इसका मतलब ये हो गया कि कर्नल ऑफ टी
कर्नल ऑफ टी में 0 के अलावा भी और कौन आ गया बताइए, एक तो 1 1 1 भी आ गया, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 1 नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आ गया कि आंटू कैसे चेक करेंगे, 1 1 तो पता लग गया, कर्नल ऑफ टी में एक एलिमेंट आ गया, सिर्फ इसमें 0 0 0 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, 1 1 1 आ गया, इसका मतलब कि ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पहले हम कह रहे टी इज 1 1, तो ओनली 1 कह रहे हैं, नहीं, टी 1 1 तो नहीं है, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि हमारा बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा, उसके लिए हमें आंटू चेक करना पड़ेगा। अब देखो आंटू कैसे चेक करेंगे, आंटू चेक करने के लिए कि जो रेंज स्पेस की डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी बोलते हैं, ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, डायमेंशन ऑफ भी के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला कि कर्नल ऑफ टी में एक एलिमेंट आ गया है, इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी जिसको हम लोग नलिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नलिटी, कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। अब एक रैंक नलिटी थ्योरम होता है, उसमें कहा जाता है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, मतलब इस वाले वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। तो रैंक ऑफ टी तो मुझे पता नहीं है, नलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई है, डायमेंशन ऑफ यू मतलब आर क्यूब की डायमेंशन कितनी है, 3 है, तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया कि रैंक ऑफ टी 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए अभी हमने कहा कि फंक्शन आन टू तब होगा, है ना, आन टू कब होगा हमारा फंक्शन, आन टू हमारा तब होगा जब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, मतलब जिसको हम रैंक ऑफ टी बोलते हैं, वो डायमेंशन ऑफ वी के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा रैंक ऑफ टी कितना आ गया, 2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ आर क्यूब, जो राइट हैंड साइड में ये आर क्यूब है, इसके डायमेंशन के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये आन टू नहीं है, ठीक है, ये 1 1 भी नहीं है, आन टू भी नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2, मतलब ना तो 1 1 है ना तो आन टू है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें अगर 1 1 आन टू प्रूव करना है, तो 1 1 का तरीका ये होता है कि आपको देखना है कि कर्नल ऑफ टी में 0 0 के अलावा क्या कोई और एलिमेंट आ रहा है, मतलब उसके जो डायमेंशन है एक या एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर नलिटी ऑफ टी कितना हम लोगों ने निकाला था, 1 निकाला था, नलिटी ऑफ टी अगर एक या एक से ज्यादा आ गई, इसका मतलब वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब वो 1 1 नहीं होगा, है ना, 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 1 1 होता तो सिर्फ कर्नल ऑफ टी में हमें क्या मिलता, 0 0 0 ही मिलता। और आन टू चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, रैंक ऑफ टी किसके बराबर आना चाहिए, डायमेंशन ऑफ भी के बराबर, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से बी में है तो रैंक ऑफ टी कितने के बराबर आना चाहिए, डायमेंशन ऑफ भी के बराबर आना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग आन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के थ्रू आप सीख पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि टी फ्रॉम आर स्क्वायर आर से आर स्क्वायर, से आर स्क्वायर में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइंड बाय टी ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 4, 5, टी ऑफ 1 0 इज इक्वल 0 0, देन टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि इसको आप ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन टी ऑफ 1 0 को 0 0 देगा, टी ऑफ 2 3 को देगा 4 5, वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आर स्क्वायर और यहाँ पे भी हमारे पास कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है 2 3 और इसमें एक और एलिमेंट है 1 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लेंगे एक्स वाई, और एक्स वाई को हम लोग क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, किसके, 2 3 और 1 0 के, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2 3 और प्लस बीटा टाइम्स कितना लिखेंगे, 1 0, चलिए लिखते हैं इसमें से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा और प्लस यहाँ से मिल जाएगा बीटा, पहला पहला जोड़ दिए, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 3 अल्फा और बीटा इंटू 0 बीटा हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, एक्स कामा वाई हो गया। कंपेयर करें यहाँ से तो हमें मिलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स और 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वाई, मतलब सेकंड इक्वेशन से मिल गया अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई 3, और ये अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई 3 पहले इक्वेशन में पुट कर दें तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स माइनस 2 अल्फा, मतलब कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 वाई बाई 3, मतलब ये हो जाएगा 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा पहला इक्वेशन था, या जिसको हम स्टार कर लेते हैं, इस पर हम टी को ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है ना। तो टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी ऑपरेट होगा किस पे, 2, 3 पे, और प्लस बीटा बाहर हो जाएगा, टी ऑपरेट होगा किस पे, 1, 0 पे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी आ चुकी है अल्फा की वैल्यू हमारे पास, अल्फा की वैल्यू वाई बाई 3 यहाँ पर रख देते हैं,
और टी ऑफ 2,3 क्वेश्चन में दिया हुआ टी ऑफ 2,3 कितना 4,5 है, यहाँ पे लिख देते हैं 4,5 प्लस बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितने 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 और टी ऑफ 1,0 क्वेश्चन में दिया है वो कितना है 0 0 है, ठीक है ना 0 0 है। चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो पहला वाला कंपोनेंट यहाँ से क्या मिलेगा 4y/3 और यहाँ से पहला कंपोनेंट ये मल्टीप्लाई होगा किसमें 0 में, तो 0 आ जाएगा 4y/3 में 0 जोड़ा तो 0 ही है 4y/3 आ गया। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 5y/3 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा फिर से 0 में तो 0 ही आएगा, तो ये आएगा टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4y/3 5y/3। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी आपसे यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इज ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस आर क्यू। आपको पता करना है कि बेसिस कौन सा है इसमें से। देखिए एक दो बातें जिसको आपको समझ के आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कौन कौन से वेक्टर आर क्यूब के बेसिस को फॉर्म करेंगे। पहली बात ये आर क्यूब है, इसका डायमेंशन 3 है, तो जिस सेट को आपको चेक करना है कि बेसिस बनाएगा कि उसमें वेक्टर भी कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी में 3 3 है, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त यह है कि हमें अब चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो बेसिस फॉर्म करेंगे और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको चेक करना कि ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं बता दूं कि जो भी आपको वेक्टर दिए गए हैं उसको आप चाहे कॉलम में चाहे रो में लिख लीजिए। जैसे कॉलम में मैं लिख दूं, कॉलम में भी आप लिख सकते हैं, रो में लिख सकते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट कितना आ गया नॉन जीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ चीजों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए आपको, जैसे देखिए पहले ऑप्शन को देखिए, पहले दो जो यहाँ पे पेयर दिए गए हैं ऑर्डर ट्रिपलेट दिए गए हैं 1 माइनस, जोड़िए जरा इसको, 1 में 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर -1 में 0 जोड़े तो कितना आ जाएगा -1 और 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब पहले दोनों को जोड़ने से तीसरा वाला आ जा रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला पहले दोनों पर डिपेंड करता है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कभी भी बेसिस को फॉर्म नहीं करते। ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग देखिए इसी तरीके से आ जाते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में पहले और तीसरे को आप जोड़िए जरा, 1 में 0 को आपने जोड़ा तो कितना आ गया 1, फिर -1 में 1 को आपने जोड़ा तो कितना आ गया 0 और फिर 1 में आपने 1 को जोड़ा कितना आ गया 2। पहले और तीसरे को जोड़ने से दूसरा वाला वेक्टर आ जा रहा है, मतलब जो दूसरा वेक्टर है वो पहले और तीसरे पर डिपेंड करता है, तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लीनियरली डिपेंडेंट कभी भी क्या फॉर्म नहीं करता, बेसिस को फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में ऐसी कोई चीज आपको मिल नहीं रही है जिसको जोड़ने घटाने से कुछ जो है तो तीसरा प्राप्त हो सके, तो अब इसको डिटर्मिनेंट में आप लिखिए। डिटर्मिनेंट पहला वेक्टर 1 -1 1 कॉलम में लिख देते हैं 1 -1 और 1, फिर दूसरा कितना 1 0 2 है, तीसरा वाला कितना 2 1 1 है। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 इंटू कितना हो जाएगा -2, फिर -1 इंटू कितना आ जाएगा -2 और +2 इंटू कितना आ जाएगा -2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा -2 +2 -4, कुल मिला के आ गया -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब बेसिस को फॉर्म करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन को भी इसी तरीके से डिटर्मिनेंट में निकाल लीजिए, 1 -1 1 1 0 2 और कितना है 1 -2 0 है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर ओपन करेंगे तो 4 -2 मतलब ये कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 मिल गया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, और लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो ये बेसिस को फॉर्म नहीं करेगा। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स मैं यही पे समाप्त करता हूँ। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।